लगातार 7 दिनों से आसमान मानो फटकर बरस रहा था। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर थीं, झरने गरज रहे थे और एक भयानक भूस्खलन ने पूरे पहाड़ी गांव को दुनिया से काट दिया था। राशन खत्म हो चुका था, लकड़ियां भीग चुकी थीं, चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। हर घर में सिर्फ एक ही सवाल था, आज बच्चों को खिलाएंगे क्या? लेकिन 8वें दिन सुबह जब गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे खोले तो सबकी सांसें थम गईं। हर घर के बाहर बांस की एक छोटी सी टोकरी रखी थी। उस टोकरी में गरम गरम पहाड़ी साग, ताज़ी मंडुए की 2 रोटियां, थोड़ा सा नमक और एक जंगली नींबू रखा था। सबसे हैरानी की बात, बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन खाना अभी भी गर्म था। पूरा गांव एक दूसरे को देखने लगा। ये खाना आया कहां से? किसने पूरी रात तूफान में जान जोखिम में डालकर हर घर तक खाना पहुंचाया, और वो भी बिना किसी के देखे? इस रहस्य की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले। आइए चलते हैं 7 दिन पहले, जब ये पहाड़ी गांव अभी भी मुस्कुरा रहा था और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में भूख, बारिश और एक छुपा हुआ रसोई घर पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला है। हिमालय की गोद में बसा देवगिरी नाम का छोटा सा पहाड़ी गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों ओर देवदार के घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां, कल कल बहते झरने और सीढ़ीनुमा खेत मानो धरती पर किसी स्वर्ग का टुकड़ा हो। इसी गांव में रहती थी एक साधारण सी विधवा, गौरा। लोग उसे साग वाली गौरा कहते थे। सुबह का समय, पहाड़ों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज की किरणें देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं। गौरा अपनी बांस की टोकरी बांध रही थी। उसका 8 साल का बेटा चिराग भी तैयार खड़ा था। माँ, आज मैं सबसे ज्यादा साग तोड़ूंगा। लेकिन याद है ना, जितनी जरूरत हो उतना ही तोड़ना। जंगल से कभी लालच नहीं करना। हाँ माँ, पिताजी भी यही कहते थे। गौरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। पति की याद आते ही उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर बेटे का हाथ पकड़ लिया। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में रंग बिरंगे जंगली फूल, पहाड़ी तितलियां, चहचहाते पक्षी, बहता झरना, लकड़ी का पुराना पुल। चिराग हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। माँ, आपको जंगल इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बेटा, ये जंगल कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। दोपहर तक गौरा अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंच गई। लकड़ी की झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा, लोहे की कढ़ाई, गरम गरम पहाड़ी साग, मंडुए की रोटियां, घर का बना सफेद मक्खन, जंगली नींबू। कुछ यात्री रुकते, कुछ स्थानीय लोग। हर कोई गौरा के हाथ के स्वाद की तारीफ करता। बहन, इतने साधारण साग में इतना स्वाद कैसे? स्वाद मसालों से नहीं, नियत से आता है। एक बूढ़े बाबा दुकान पर आए। उन्होंने जेब टटोली, पैसे कम थे। गौरा ने बिना कुछ कहे पूरी थाली उनके सामने रख दी। बेटी, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। जब फिर आना तब दे देना।
उसी समय एक तेज ठंडी हवा चली। पहाड़ों के ऊपर काले बादल घिरने लगे। दूर कहीं गरज सुनाई दी। कुछ पक्षी अचानक नीचे की ओर उड़ने लगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आसमान की ओर देखने लगे। ये सामान्य बारिश नहीं है, पहाड़ कुछ कह रहा है। गौरा ने भी आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। उसे अपने पति की कही बात याद आई, जब कभी पहाड़ लगातार गरजने लगे, समझ लेना बड़ी बारिश आने वाली है। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश। बिजलियां चमकने लगी, झरनों का पानी उफान मारने लगा। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भागने लगे। गौरा ने दुकान समेटी, चिराग का हाथ कसकर पकड़ा। दोनों तेज बारिश में घर की ओर दौड़ पड़े। उस रात बारिश बिल्कुल नहीं रुकी। पूरी रात बस बादलों की गरज, तेज हवा और पहाड़ों से आती अजीब सी गूंज सुनाई देती रही। सुबह होने से ठीक पहले धड़ाम इतनी जोरदार आवाज आई कि पूरा गांव नींद से उठ बैठा। किसी ने खिड़की खोली तो सामने का पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर चुका था। गांव अब पूरी दुनिया से कट चुका था। सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो पूरा गांव टूटे हुए पहाड़ के पास पहुंच गया। सड़क पूरी तरह चट्टानों के नीचे दब चुकी थी। लकड़ी का पुल बह गया था। मोबाइल नेटवर्क बंद, बिजली बंद, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव के प्रधान ने सभी को इकट्ठा किया। जब तक प्रशासन यहाँ पहुँचता है, हमें अपने पास जो राशन है उसी में गुजारा करना होगा। लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी तो कोई यहां पहुंच भी नहीं पाएगा। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बारिश लगातार होती रही। गांव की छोटी दुकानें खाली हो गईं। आटा खत्म, चावल खत्म, दाल खत्म, सब्जियां खत्म। बच्चों की हंसी की जगह अब भूख की आवाजें सुनाई देने लगी। गौरा ने अपने घर का आखिरी आटा निकाला। बस 4 रोटियां बन सकी। चिराग चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर 2 बुजुर्ग बैठे थे। 3 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। माँ, हमारे पास तो बस यही बचा है। अगर हमारे पड़ोसी भूखे सोएंगे तो हमारी रोटी भी गले से नहीं उतरेगी। उसने 2 रोटियां बुजुर्गों को दे दी। 1 रोटी चिराग को दी और आधी रोटी खुद खाई। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ कांप रहा हो। गांव में कोई चूल्हा नहीं जल रहा था। हर घर अंधेरे में डूबा था। भूखे बच्चे अपनी माँओं की गोद में सो गए। गौरा खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। उसे अपने पति की याद आ रही थी। सुबह सबसे पहले एक बच्चे की चीख सुनाई दी, लेकिन ये डर की नहीं, हैरानी की आवाज थी। पूरा गांव घरों से बाहर निकल आया। हर घर के दरवाजे पर
एक जैसी बांस की टोकरी रखी थी। उसमें गरम गरम पहाड़ी साग, 2 ताज़ी मंडुवे की रोटियां, थोड़ा सा नमक, एक जंगली नींबू। टोकरी से अभी भी भाप उठ रही थी। किसने रखा होगा? मैं तो पूरी रात जाग रहा था, मैंने किसी को नहीं देखा। अभी भी गर्म है। जिसने भी ये किया है उसने पूरे गांव की जान बचा ली। खाना खाने के बाद कुछ युवकों ने फैसला किया कि वे पता लगाएंगे कि ये खाना कहाँ से आया। उन्होंने टोकरी के पास कीचड़ में निशान ढूंढने शुरू किए। अचानक एक युवक चिल्लाया। इधर आओ। कीचड़ में गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, सिर्फ एक इंसान के। सभी उन निशानों के पीछे चल पड़े। निशान गांव से निकलकर घनी देवदार की जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन जंगल के बीच पहुंचते ही वे निशान अचानक गायब हो गए। ऐसा लगा मानो वो इंसान हवा में गायब हो गया हो। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। उधर गौरा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके हाथों पर हल्के जलने के निशान थे। चिराग ने पहली बार ध्यान दिया। माँ, आपके हाथ जल कैसे गए? गौरा एक पल के लिए ठिठक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, चूल्हा जलाते समय लग गई होंगे बेटा। चलो अब गांव वालों की मदद करते हैं। चिराग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी पहला सवाल जन्म ले चुका था। उस रात गांव के 4 युवक लालटेन लेकर जंगल में छिप गए। उन्होंने तय किया, आज चाहे जो हो जाए, हम उस इंसान को पकड़ कर रहेंगे जो आधी रात को खाना रख जाता है। रात के ठीक 12 बजे घने कोहरे के बीच दूर पहाड़ की ढलान पर एक छोटी सी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी, लेकिन उसे पकड़े हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं देवदार के पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी, लेकिन गांव के 4 युवक अपनी लालटेनों की लौ बुझाकर चुपचाप जंगल में छिपे बैठे थे। सबकी नजरें उसी दिशा में थी जहां पिछली रात रोशनी दिखाई दी थी। अचानक घने कोहरे के बीच फिर वही हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। देखो, फिर आ गई। आज पता चल जाएगा ये कौन है। चारों धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे चलने लगे। रोशनी कभी दिखाई देती तो कभी कोहरे में गायब हो जाती। कभी ऐसा लगता मानो कोई बहुत तेज चल रहा हो। चारों युवक चट्टानों और झाड़ियों के बीच उसका पीछा करते रहे, लेकिन अचानक रोशनी गायब हो गई। वे चारों एक खुली चट्टान पर पहुंच गए। सामने सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी दीवार थी। कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं। ये यहीं तक आई थी, तो फिर गई कहाँ? उसी समय उन्हें हल्की सी खुशबू महसूस हुई, गरम साग की खुशबू, जैसे अभी अभी किसी ने खाना बनाया हो। बारिश से भीगी चट्टान पर उन्हें धुएं का एक बहुत हल्का निशान दिखाई दिया, मानो कहीं पास में चूल्हा जला हो। लेकिन आसपास न आग थी, न राख, न कोई बर्तन। सब हैरान थे। उधर गौरा पूरी रात सो नहीं सकी। वो बार बार खिड़की से जंगल की ओर देख रही थी।
उसने धीरे से चिराग के सर पर हाथ फेरा। हे भगवान, बस आज भी किसी को सच का पता ना चले। वो चुपचाप घर से बाहर निकली, कंधे पर बांस की खाली टोकरी रखी, हाथ में छोटी सी लालटेन ली और बारिश में अकेली जंगल की ओर चल पड़ी। चिराग की नींद खुल गई। उसने देखा माँ घर में नहीं है। दरवाजा आधा खुला था। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर उसी माँ की लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। माँ, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? वो चुपचाप माँ के पीछे चल पड़ा। गौरा जंगल के बीच पहुंची। वो एक विशाल देवदार के पेड़ के पास रुकी। फिर उसने आसपास देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने पेड़ के पीछे उगी बेलों को धीरे से हटाया। उनके पीछे पत्थरों के बीच एक बेहद संकरा रास्ता छिपा हुआ था। गौरा उसी रास्ते के अंदर चली गई। दूर से ये सब चिराग देख रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चिराग धीरे धीरे उस रास्ते तक पहुंचा। अंदर से लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। हल्का धुआं बाहर निकल रहा था और गरम साग की वही खुशबू जो पूरे गांव की टोकरियों से आती थी। चिराग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। पत्थरों की दरार से उसने अंदर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थरों से बना पुराना रसोई घर था। कई मिट्टी के चूल्हे, तांबे के बड़े भगोने, लकड़ियों की अलमारियां, सूखी जड़ी बूटियां और बीच में खड़ी उसकी माँ, जो अकेले पूरे गांव के लिए साग और रोटियां बना रही थी। गौरा लगातार काम कर रही थी। वो थकी हुई थी। उसके हाथों पर जलने के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बस एक ही चिंता, सुबह होने से पहले हर घर तक खाना पहुंच जाना चाहिए। चिराग की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे समझ आ गया माँ हर सुबह इतनी थकी हुई क्यों होती थी। अचानक गौरा को ऐसा लगा जैसे बाहर कोई खड़ा है। उसने तुरंत लालटेन उठाई और गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ी। उधर चिराग घबराकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। लेकिन उसी समय दूर से उन 4 युवकों की आवाज भी सुनाई दी। कौन है वहां? माँ, मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे लगा आप मुसीबत में हैं। माँ, पूरा गांव का खाना आप बनाती हैं? गौरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिला दिया। गौरा चिराग को गुफा के अंदर ले गई। वहां दीवारों पर पुराने तांबे के बर्तन टंगे थे, पत्थर की अलमारियां, सैकड़ों साल पुरानी लकड़ी के चूल्हे और दीवार पर उकेरी हुई एक पंक्ति, पहली रोटी भूखे के लिए। चिराग हैरान होकर सब देख रहा था। माँ, ये रसोई किसने बनाई? उसने एक पुराने लकड़ी के संदूक से कपड़े में लिपटी एक डायरी निकाली। गौरा ने डायरी खोली। उसमें उसके पति की लिखावट थी। अगर कभी पहाड़ रास्ते बंद कर दें, अगर कभी गांव भूखा रह जाए, तो इस रसोई का दरवाजा खोल देना। लेकिन याद रखना, ये रसोई किसी एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की अमानत है। और जब तक जरूरत हो, इसका रहस्य सुरक्षित रखना।
लेकिन माँ, आपने सबको बता क्यों नहीं दिया? अगर सब लोग एक साथ यहाँ आ जाते तो जितना खाना था वो एक ही दिन में खत्म हो जाता। इसलिए मैंने हर दिन जरूरत के हिसाब से खाना बनाया ताकि कोई भी भूखा ना सोए। अगर आज सच सामने आ भी जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। बस एक बात याद रखना, नेकी कभी छिपाने के लिए नहीं होती, बस सही समय आने तक संभाल कर रखी जाती है। सुबह होने वाली थी। बारिश अब भी जारी थी। चारों युवक आखिरकार उस पत्थर के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने मिलकर उसे धक्का दिया। पुराना पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फैल गई। विशाल पत्थर की गुफा, मिट्टी के कई चूल्हे, बड़े तांबे के भगोने, सैकड़ों रोटियां और बीच में गौरा वो आखिरी टोकरी बांध रही थी। घोड़ा? तो इतने दिनों से पूरे गांव का खाना? हाँ, मैं ही बना रही थी। कुछ ही देर में पूरे गांव को खबर मिल गई। प्रधान, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब उस गुफा तक पहुंच गए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, तुमने ये सब अकेले कैसे किया? गौरा सबको गुफा के बीच बनी एक पुरानी पत्थर की शिला के पास ले गई। उस पर धूल जमी हुई थी। उसने हाथ से धूल हटाई। पत्थर पर खुदा हुआ था, ये रसोई उस दिन के लिए बनाई गई है जब पहाड़ रास्ते बंद कर दें, लेकिन इंसान अपने दिलों के दरवाजे बंद न करे। सब लोग चुप हो गए। गौरा ने आगे कहा, ये रसोई मेरे पति ने नहीं बनाई थी, उन्होंने बस इसे खोजा था। सालों पहले हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया था ताकि किसी भी आपदा में पूरा गांव एक परिवार की तरह जी सके। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक सचमुच जरूरत ना हो, इसका रहस्य सुरक्षित रखना। माँ, आपने मुझे भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा, रहस्य छिपाना मुश्किल नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल होता है। आज तुमने सब कुछ देख लिया है, अब एक दिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गांव के प्रधान आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। गौरा, तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं खिलाया, तुमने हमें ये याद दिलाया कि गांव तभी बचता है जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आज से ये रसोई किसी एक इंसान का रहस्य नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई, रास्ते खुल गए, मदद भी पहुंच गई। लेकिन अब गांव पहले जैसा नहीं था। हर परिवार हर सप्ताह एक दिन उस गुफा में सेवा करता। कोई लकड़ियां लाता, कोई आटा पीसता, कोई साग चुनकर लाता, कोई रोटियां बनाता, और सबसे पहली थाली हमेशा उस परिवार के लिए रखी जाती जिसके घर सबसे ज्यादा जरूरत होती। कहानी की सीख: आपदा में सबसे बड़ा सहारा धन नहीं, इंसानियत होती है। जो रसोई सिर्फ अपने घर के लिए जलती है वो पेट भरती है, लेकिन जो रसोई पूरे गांव के लिए जलती है वो पीढ़ियां जोड़ देती है।